हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्विजिटिव एजुकेशन की एक और नई वीडियो पे। दोस्तों, इससे पहले मैंने एसएससी सीएचएसएल के सभी क्वेश्चंस करवाए थे जीके के। जनरल अवेयरनेस के जितने सवाल आए थे आपके एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर में, वो सभी मैंने आप लोगों को करवा चुके हैं और उसकी एक मास्टर वीडियो भी रखी हुई है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे की है। अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया करनी है तो मेरी ये टॉप 100 की जो सीरीज चल रही है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे और उसको आप देखिए। साथ ही साथ आप मेरी उस 4 घंटे वाली वीडियो को भी देखिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए और आप अपने एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम लोग अभी टॉप 100 का पार्ट 1 लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पे हम दोनों तरफ से तैयारी कर रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस होगा हमारा ये पूरा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है। ये पूरा वीडियो लेक्चर बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस वीडियो से आपको अपने एग्जामिनेशन में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। यहाँ जीके जीएस का मतलब हो जाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, या आपके हो गए इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, या जितने भी आपके सब्जेक्ट जीके में आते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स को मैंने कवर करा है। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब सबसे पहला सवाल आता है कि किस को कहा जाता है, इन चारों में से किसको कहा जाता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इन चारों ऑप्शंस में से किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सबसे राइट ऑप्शन आपका हो जाता है क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है प्लास्टिक मनी। ऐसा क्यों है, क्रेडिट कार्ड को क्यों कहा जाता है? अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड आपका एक प्लास्टिक का ही बना रहता है और उसको हम यूज करते हैं एज अ मनी। ओके दोस्तों, तो कितना आसान सवाल हो गया कि प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। बाकी यहाँ पे जितने भी हैं ये सभी के सभी प्लास्टिक मनी में नहीं आते हैं। ओके दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। इकोनॉमिक्स से बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें मतलब आपको एक यहाँ पे एक तरीके से फॉर्मूला पूछा गया है। बोला गया है कि अगर जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट को माइनस करवा दें तो क्या हमें मिलेगा। ठीक है, तो जो लॉस या डिप्रेशन जो होता है वो हमें मिलेगा, डिप्रिसिएशन। ओके दोस्तों, अब लॉस और डिप्रिसिएशन का मतलब होता है आपका कि कितना नुकसान हुआ है। ओके, वो काउंट हो जाता है अगर आप लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट को माइनस कर देते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स से बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो इंडिया में हुआ था उसका पहले चेयरमैन कौन थे? ओके, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि हमारे प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन बने थे। नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। ओके दोस्तों, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स से काफी सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं आते हैं, काफी आसान होते हैं पर आते बहुत सारे हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये रिपीट भी काफी ज्यादा बार हुए हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से वीडियो लेक्चर को देखना है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। और एक और बात दोस्तों बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो वो मैं आपको दे दूंगा। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जो मेल दी गई है उस पर मुझे मेल करना है और मैं आपको सारी पीडीएफ दे दूंगा, जितनी भी जो भी आपको चाहिए होंगी तो वो आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि जो बिम्बिसार थे वो कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे। ओके, मतलब बिम्बिसार ने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया था? तो जो आपका हरियंक जो डायनेस्टी थी उसे फाउंड किया था बिम्बिसार ने। बिम्बिसार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है और इनकी डायनेस्टी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। दोनों ही चीजें आप याद रखिएगा। फिर आता है आपका व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम जो है वो हमें यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। साफ साफ आप लोगों को, अगर आप लोगों को नहीं भी आता है सवाल, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कोई टॉपिक छूट गया है आपका, आप लोग एक बार कोशिश करिएगा कि किस तरीके से ऑप्शन से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन से छाटने की कोशिश कीजिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ था दोस्तों कि यहाँ पे प्रोडक्ट को क्विट करने की बात करी गई थी, मतलब कि वहां पे बात करी गई थी कि किस तरीके से जो ब्रिटिश थे उन्हें किस तरीके से हम लोग रोका जाए। ओके दोस्तों, तो देखिए नॉन कॉर्पोरेशन बिल्कुल भी नहीं, इसका एक ही नाम था। सिविल डिसोबीडियंस, मतलब कि वहां पे लोगों ने मना कर दिया था कि हम लोग किसी तरीके से आप मान सकते हैं कि उनके कोई भी सामान को यूज नहीं करेंगे, खादी को यूज करने वाले हैं, इस तरह की बातें आई थी। सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि अगस्त क्रांति जो थी उसे कहा जाता था क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताओ और दूसरे क्वेश्चन पढ़ो। टाइम कम है, सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है दोस्तों। ओके, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज द फॉलोइंग वन पार्टी सिस्टम। कौन सी कंट्री है जिसके पास एक पार्टी सिस्टम है, मतलब कि वहां पे एक ही पार्टी है दोस्तों।
अब स्पेन जो कंट्री आपकी, उसमें एक पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम चालू होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया वन पार्टी सिस्टम में नहीं रहती है। हमारे यहाँ पे काफी सारी पार्टी हैं, आप खुद एक पार्टी बना सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आप वन पार्टी सिस्टम को लागू नहीं करवा सकते, या फिर इंडिया बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इन विच सेशन कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस होगा, सॉरी, कांग्रेस पार्टी वॉज स्प्लिट। कौन से सेशन में कांग्रेस पार्टी जो है वो स्प्लिट हो गई थी? स्प्लिट इन द सेंस आप मान सकते हैं कि कौन से मतलब कौन से सेशन में जो विभाजन हो गया था कांग्रेस पार्टी का। तो सूरत में 1906 का जो सेशन हुआ था उसमें विभाजन हो गया था कांग्रेस पार्टी का। मुस्लिम लीग अलग बन गई थी और आपकी कांग्रेस पार्टी एक अलग बन गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सूरत में 1906 के अंदर कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट आता है, वेयर इज सलार जंग म्यूजियम सिचुएटेड। सलार जंग म्यूजिक पूछा गया है, ये कहाँ पे आता है? तो हैदराबाद के अंदर आपका ये वाला म्यूजियम आता है दोस्तों। ओके, देखिए कुछ स्टैटिक पोर्शन है इसके जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से उस पर काफी ज्यादा जोर डालिएगा और वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो को देखते ही चीजें याद हो जाएं दोस्तों। ओके, तो सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे आता है? हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इन्वेस्ड बाय। मतलब कि पूछा गया है कि हमारे इंडिया में कितनी तरीके की इमरजेंसीज लागू कराई जा सकती हैं। ओके, तो 3 तरीके की हमारे देश में जो है इमरजेंसीज उन्हें लागू करवाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 तरीके की हमारे यहाँ पे इमरजेंसी है। और सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी फाइनेंशियल और मिलिट्री की होती है दोस्तों। ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि कौन से आर्टिकल से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है ये बताएगी। ओके, तो आर्टिकल 256 के अंदर इसके बारे में बात करी गई है। साफ तौर पे वहां लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब उसके कुछ कानूनों को संभाल सकती है। ध्यान रहेगा, आर्टिकल 256। फिर आता है कि जो लिपुका लेक है, जो लिपुका लेक पास है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? कौन से स्टेट के अंदर आपका लिपुका लेक पास जो है वो सिचुएटेड है? तो उत्तराखंड के अंदर आपका लिपुका लेक जो पास है वो आता है दोस्तों। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि लिपुका लेक जो पास है वो आपका उत्तराखंड में आता है। और एक और बात, उत्तराखंड की अगर हम लोग कैपिटल्स की बात करें तो यहाँ पे देहरादून हो जाती है कैपिटल। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर सॉल्ट लेक्स, सॉल्ट वाटर लेक। ओके, पूछा गया कि इन चारों ऑप्शंस में से जो सॉल्ट वाटर लेक है वो कौन सी लेक आती है दोस्तों? तो जो सांभर लेक है, आप लोगों को पता होगा गुजरात के अंदर, तो ये जो लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। Who was the Indian ruler who had territory outside India? कौन से ऐसे इंडियन रूलर थे जिनकी टेरिटरी का मतलब होता है जिनका शासन जो है इंडिया के बाहर भी चलता था। मतलब उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने इंडिया पे तो राज किया ही, बाहर भी किया, और वो इंडिया के ही रूलर थे। तो यहाँ पे 2 रूलर आते हैं, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, सब जानते हैं आप लोग, काफी ज्यादा साहसी राजा थे वो, और दूसरा कनिष्क भी काफी ज्यादा बेहतरीन राजा थे, और इन दोनों ने ही इंडिया के आउटसाइड भी रूल किया था। ध्यान रखिएगा इनका नाम, हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन। सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है वो आपको बतानी है, जो कि पंपोर। अब मैं आपको बताऊं कि सेफ्रॉन को अब जीआई टैग भी मिल चुका है, तो ये भी बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि सेफ्रॉन कश्मीर वाला, ये पंपोर वाला ही इसे जीआई टैग मिला है, और वहां पे क्या होता है, कल्टीवेशन भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अबंडेंट का मतलब होता है कि जो बहुत कम पाई जाती है दोस्तों। तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा कम पाई जाती है, और वो एक इनर्ट गैस है। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है आपका आर्गन, AR इसका सिंबल होता है दोस्तों। तो जो आर्गन है ये आपकी सबसे ज्यादा अबंडेंट इनर्ट गैस है, और ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लेंसेज आर यूज्ड टू ट्रीट एस्टिग्मेटिसियम। अब देखिए ये क्या है, पहले मैं बता दूं ये बीमारी क्या है। इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम होती है चीजें देखने में। अब ये आई की होती है सबसे पहले, तो मैं आपको बता दूं, और ये तो है आप मान सकते हैं जो बुढ़ापे पे ज्यादातर जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, जब उनकी आंखें काम करना बंद कर जाती हैं, थोड़ा सा वो फोकस नहीं कर पाती जब उनकी आंख सही तरीके से, तो आपको ये वाली बीमारी हो जाती है, एस्टिग्मेटिज्म। ओके दोस्तों, और इसमें आप लोग सिलेंड्रिकल जो लेंसेज है उसे यूज करके इसकी जो प्रॉब्लम है इसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज गोल्ड। गोल्ड आपका सबसे ज्यादा जो है मेलेबल मेटल होता है। अब मैं आपको बता दूं एक बात, गोल्ड में सबसे ज्यादा खासियत ये तो है, और गोल्ड को आप बहुत ज्यादा पतला कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ओके, अल्फा पार्टिकल की जब बात करी गई थी, अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्डिंग किए गए थे उस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन का पता लगाया गया था, या फिर आप कैसे न्यूक्लियस का जब पता लगाया गया था, तो वहां पे गोल्ड फॉइल का यूज किया गया था दोस्तों। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर इन चारों ही ऑप्शंस में से फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, राइट ऑप्शन तो वेट हो जाता है। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक और चीज बताऊं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें से टाइम, लेंथ, मास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स के अंदर, ये बात जान लीजिए। और जितनी भी क्वांटिटीज उससे उन 7 फंडामेंटल से मिलकर बनाई जाती हैं, ओके दोस्तों, तो उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो सॉरी गाड़ी निकल गई इसके लिए। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके। नेक्स्ट आता है कि हमारी ओजोन लेयर को, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं उसमें से एक लेयर को ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है। तो वो कौन सी लेयर है? तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसे हम लोग ओजोनोस्फेयर से भी कहते हैं दोस्तों। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न्स, मतलब कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि ये बताता है कि आप लोगों को जलाने के लिए वो बहुत बेहतर है, मतलब कि वो आपकी स्किन को जला सकता है। तो जो स्टीम होता है, जो भाप होती है, ये आपकी स्किन को आपको जलाने में सक्षम है दोस्तों। काफी ज्यादा भयानक रिजल्ट हो सकता है इसका। तो स्टीम जो है ये आपको सीवियर बर्न्स जो है वो दे सकती है। फिर आता है मिशन इंद्रधनुष, वो किस चीज से रिलेटेड था? तो जो मिशन इंद्रधनुष था ये चिल्ड्रन वैक्सीनेशन से रिलेटेड था। वैक्सीनेशन मतलब होता है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बच्चे थे जिन्हें आप मान सकते हैं, जैसे पोलियो की दवा देनी हो गई, वैक्सीन उन्हें देनी हो गई, कई तरह की बीमारियां होती हैं जो बचपन से बच्चों को बचानी चाहिए उन बीमारियों से, वहां पे जो वैक्सीन का यूज होता है, तो उन चीजों को देने के लिए आपका मिशन इंद्रधनुष जो था वो उससे रिलेटेड करता है दोस्तों। फिर आता है द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर, मतलब कि पूछा गया है कि जो कुतुब मीनार था वो कौन से फेमस रूलर की हाजिरी में जो है वो कंप्लीट हुआ था? तो जो आपका इल्तुतमिश थे उनकी हाजिरी में आपका कुतुब मीनार जो है वो कंप्लीट हुआ था। कुतुब उद्दीन ऐबक ने शुरू किया था बनाना, और सोचिए इल्तुतमिश जब आपके इल्तुतमिश आए थे उस टाइम पे ये जो है कंप्लीट हुआ था। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, ये आपका सवाल है दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको, उसका नाम था बदरुद्दीन तायब जी। ओके दोस्तों, तो ये थे जो आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग विच गुप्ता पीरियड्स रीजन, मतलब मान सकते हैं उस टाइम पे, ओके, तो डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहीन विजिट इंडिया? फाहीन आए थे, ये चाइना के थे और ये टूर करने आए थे, आप मान सकते हैं, या फिर ये घूमने आए थे इंडिया में। तो कौन से गुप्ता किंग के पीरियड में आए थे ये? तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आपके जो चाइनीज ट्रेवलर थे फाहीन, जो ये इंडिया आए थे। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काफी सारे एग्जामिनेशन में ये सवाल इस तरीके से ही पूछा गया, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हुआ सवाल, इससे ध्यान रखिएगा। एक तो चाइनीज ट्रेवलर का नाम फाहीन नाम था, और किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ये आए थे। द राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर, पूछा गया कि राज्यसभा को डिसॉल्व कब किया जा सकता है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होती है। लोकसभा आपकी भंग हो जाती है 5 साल के टेन्योर पे, या फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे भी, इस तरीके से। तो जो आपकी लोकसभा है ये भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसलिए वो अपर हाउस है। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजा गोपालाचार्य जो थे वो आपके लास्ट गवर्नर थे इंडिया के। सबसे आसान सवाल है, कई बार एग्जामिनेशन पूछा गया है और काफी ज्यादा आसान भी है। विच पार्टी प्रोवाइडेड 2 प्राइम मिनिस्टर इन 2 ईयर्स टाइम? कौन सी पार्टी थी जिसने 2 साल में 2 अपने अलग अलग प्राइम मिनिस्टर दिए थे? तो जो जनता पार्टी है उसने ऐसा किया था कि उसके 2 साल में 2 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर बने थे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? जो छुआछूत था उसे कौन से आर्टिकल ने दूर किया गया था? मतलब कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात करी गई थी जो कि अब एबॉलिश हो गया है? तो आर्टिकल 17 के अंदर इसके बारे में बात की गई थी, लेकिन अब ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा है कि वो एबॉलिश करती है अनटचेबिलिटी को। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन द केस प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, टू हुम इज ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर? बोला गया कि अगर कभी ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसे जाके देगा? तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देगा, और उससे क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो छोड़ देगा, मतलब वो रिजाइन कर सकता है। अपना एड्रेस जो है वो किसे देगा? लेटर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा। और वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे उन्हें देगा वो। तो इस तरीके से चलती है कहानी। बोला गया कि हमारे प्रीएम्बल में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, उसमें इंडिया को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो इंडिया को डिफाइन किया है कि ये सोवरियन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ओके दोस्तों, तो हर तरीके से ये
जो 5 वर्ड हैं ये यहाँ पे यूज करे गए हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। Which one of the following methods of soil conservation is most effective in arid areas? एरिड एरियाज में कौन सा ऐसा सॉइल कंजर्वेशन मतलब होता है कि ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार मिट्टी जो है वो ही गायब हो जाती है खेतों से, मतलब ऐसे ये कोई एक ऐसी प्रोसेस नहीं जो बहुत सारा आएगा, बहुत सारे आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग नोटिस कर पाएंगे, पर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके जो सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। ऐसा हो सकता है पानी के फ्लो के साथ चली गई हो या हवा में मिलकर चली गई हो, पर इस तरीके से सॉइल जो है वो चली जाती है। तो जो एरिड एरियाज होते हैं वहां पे शेल्टर बेड जो है वो यूज किया जाता है, जिससे कि उन लोगों को क्या कर सकें, सॉइल को एक जगह पे कंजर्व कर सकें दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि शेल्टर बेल्ट मेथड जो है वो यूज किया जाता है सॉइल कंजर्वेशन के टाइम पर। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बोला गया इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो 5 ईयर प्लान है उसमें बात करी गई है। देखिए ऑप्शंस में से आप लोग काफी कुछ याद भी कर सकते हैं। तो 4th 5 ईयर प्लान जो था वो 1966-71 में है, ये बात गलत है दोस्तों। ओके, पर बाकी जो 3 है ये सही है, तो जो कि आप देख के याद कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोला गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बैड मनी जो है वो गुड मनी को ड्राइव करती है, मतलब बनाती है, वो भी मतलब मान सकते हैं आप सर्कुलेशन के बाहर से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत सही है, और ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली इसी तरीके से सवाल पूछा गया था आपका एसएससी सीएचएसएल में। ओके दोस्तों, मैंने वो पेपर्स कवर किए हैं, नहीं यकीन होता है आपको, आप जाके देखिए उन्हें और आपको पता लगेगा कि रिपीटेशन कितना ज्यादा होता है। चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का हो, चाहे कोई भी 10+2 का एग्जामिनेशन हो, वहां पर रिपीटेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि टिटेनस जो है वो किसकी वजह से कॉज होता है। तो जो क्लोस्ट्रीडियम होता है उसकी वजह से आपका टिटेनस होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जंग लगा लोहा अगर आपको लग जाता है, ओके, वो आपके अंदर चला गया है बॉडी के अंदर, तो आपको फिर टिटेनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो क्लोस्ट्रीडियम जो है उसे बचा लेता है टिटेनस। ओके दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से टिटेनस होता है आपको। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैक्सिमम हार्म टू ट्री इज कॉज्ड बाय, कौन सी ऐसी चीज है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि ट्री को, एक पेड़ को सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तो जो उसकी लीव्स होती हैं, जो उसकी पत्तियां होती हैं, अगर झड़ जाएं, ओके, अगर सारी पत्तियां उसकी झड़ जाएं तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है ट्री को। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल कौन सा मिनरल जो है वो अपने पास रखता है। तो मैग्नीशियम के पास जो है आपका मिनरल होता है कौन सा, क्लोरोफाइल। ओके, जो की बात आपको ध्यान रखनी है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच पार्ट ऑफ टंग बियर सेल्स फॉर सोर टेस्ट, मतलब कि सोर टेस्ट के लिए आपके टंग का कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी टंग एक तरीके से सेपरेट बटी हुई है, उसे अलग अलग टेस्ट करने के लिए, अलग अलग चीजों के टेस्ट करने के लिए अलग अलग पार्ट है हमारी टंग में, हमारी जीभ में। ओके दोस्तों, जैसे मीठा आपको सिर्फ आगे महसूस होगा, पीछे आपको महसूस नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोग जो सोर टेस्ट होता है वो आपको साइड में होगा। ओके, बीच में अगर आप रखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपने कोई सोर जैसी चीज खाई है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सोर टेस्ट आपका साइड टंग में होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी की वजह से कौन सी चीज हो जाती है। तो अगर दोस्तों आपको विटामिन सी की कमी है तो आपको बेरी जो एक बीमारी है ये हो जाती है। इन विच वर्टिब्रेट डज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड। कौन सा पूछा गया कि कौन से वर्टिब्रेट में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिल जाता है। तो आपका एम्फीबियन जो है इसमें आपका दोनों ही, मतलब कि जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और नहीं है, उन दोनों ही वो जाके एम्फीबियन में मिल जाते हैं। बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्पेक्टिकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स हैव बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस होते हैं ऐसे, अगर आप लोगों ने देखा होगा अभी 3D मूवीज में एक अलग तरह के चश्मे आपको दिए जाते हैं, तो उनमें बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। उसमें 2 फोकल लेंस होती हैं, जिससे कि आपको चीजें एकदम ऐसी लगती हैं कि आपके सामने वो सारी चीजें हो रही हैं। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट मरकरी इज, मरकरी के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं। तो 0, मतलब मरकरी के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। मैं बता दूं आपको ऐसा क्यों है। मरकरी जो है वो सन से बहुत ज्यादा पास में है, तो अगर मरकरी के पास कोई सैटेलाइट होती, ओके, जैसे मून हमारे पास है, तो मैं बताऊं आपको सूरज जो है अपनी तरफ उसे खींच लेता है, क्योंकि सूरज के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है और मरकरी के पास इतनी नहीं थी कि वो अपने सन को अपनी तरफ खींच के रखे। इस वजह से अगर मरकरी के पास कभी पहले रहा होगा तो वो अब जो है वो कहाँ मिल गया होगा, सन के अंदर जाके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। दूसरा आता है कि इन चारों ऑप्शंस में से सोलर सिस्टम में कौन सी चीज नहीं होती है। तो जो आपका नेबुला होता है ये आपका सोलर सिस्टम में नहीं होता है। अब मैं बताऊं नेबुला क्या होता है। अगर आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा किसी तरीके से, तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि काफी सारी ऐसी, मतलब रोशनी जो है वो सामने से आप लोगों ने देखी होगी फोटोज में कि रोशनी निकली रहती है। एक सोलर सिस्टम में बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स वहां रहते हैं इस तरीके से। तो वो जो रोशनी रहती है जो कि दूर से दिखती है, बाकी वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सोलर सिस्टम में नहीं होते हैं, सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं वो।
तो वो उन्हें हम नेबुला कहते हैं। ओके, उस पूरे सिस्टम को हम नेबुला कहते हैं। बाकी एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड प्लैनेट्स ये सब आपके सोलर सिस्टम में होते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग सोप, इसे क्या कहा जाता है? तो सोप को बनाने में, जैसे नाम सोपिनिफिकेशन, ये सोप को बनाने में यूज किया जाता है दोस्तों। सी वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ, सी वाटर को किस तरीके से हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं? तो डिस्टिलेशन जो मेथड है उसकी मदद से हम लोग जो सी का पानी है, मतलब जो समुद्र का पानी है, उसे प्योरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। डिस्टिलेशन मेथड ध्यान रखिएगा। डिटर्जेंट्स क्लीन सर्विसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब बोला गया डिटर्जेंट जो होता है उसे हम यूज करते हैं, वो सरफेस को साफ करने में मदद करता है। तो कौन से प्रिंसिपल पे वो ऐसी जो है मदद कर पाता है? तो सरफेस टेंशन जो है उसकी मदद से वो क्या करता है कि साफ कर देता है। सरफेस टेंशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल सरफेस पे रहते हैं उसको वो अपनी तरफ खींच के और फिर बाहर निकाल देता है। विच गैस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का पार्ट इनमें से कौन सी गैस नहीं है? तो क्लोरीन आपकी जो है नहीं पाई जाती, बाकी नाइट्रोजन, हीलियम ये दोनों ही पाई जाती हैं, ऑक्सीजन भी पाई जाती है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड इन वाटर पोलो, जो वाटर पोलो होता है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं दोनों तरफ में। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किलोवाट, किलोवाट की यूनिट पूछी गई है। किलोवाट आवर जो है वो किसकी यूनिट है? तो किलोवाट आवर जो है वो आपकी पावर की यूनिट हो जाती है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ डायप्टर जो है वो पावर की यूनिट है। पूछा गया कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था उस टाइम पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तो उन्हें सबसे पहले इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट उस टाइम पे आप मान सकते हैं कि उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 के अंदर दोस्तों। ओके, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था सबसे पहला उसे इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर किसके? पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर में 1990 के अंदर। फिर आता है कि पहली वुमेन का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट को किया था। तो उनका नाम है जुनकू ताइबाई। ओके, ध्यान रखिएगा इनका नाम। ये पहली वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने आज 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जाके जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मुझे मोटिवेशन दीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए जिससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो बना सकूं। ज्यादातर बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुंचाइए आप लोग। ओके, और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाए कि आज से पहले आप लोगों के पास ऐसा अगर लास्ट मौका है कि आप चाहते हैं कि इस बार दिल्ली पुलिस को निकाल ही देना चाहे कुछ भी हो जाए, तो जो मेरी वो 4 घंटे वाली वीडियो है ओके, उसे जाके जरूर देखिए। उसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है कि उस वीडियो को सिर्फ आपको 2 बार देखना है और आपको सारे सवाल याद हो जाएंगे दोस्तों। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।